यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दवा के रिएक्शन करने के बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, ये वीडियो मेरे को किसी भाई ने कमेंट की थी कि अगर अपन किसी को इंजेक्शन लगा देते हैं या फिर कई बार कोई टैबलेट दे देते हैं तो वो क्या करती है, रिएक्शन कर जाती है। तो उसका स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट बताना है कि आपको पहले क्या ट्रीटमेंट देना है, अगर उससे आराम नहीं आए तो फिर क्या ट्रीटमेंट देना है, अगर सीवियर रिएक्शन हो जाए तो भाई साहब उसकी लाइफ बचाने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे अपन डिटेल से बात करें। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो अपन रिएक्शन की जो बात करते हैं ना, उसमें पेशेंट को जैसे अपन कोई टैबलेट दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई सिरप दे रहे हैं या फिर कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, उनमें से किसी से भी रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो केसेस अपने को सेफ्ट्राइएक्सोन, अपने को कई बार अखबार में पढ़ने को मिलता है कि भाई मोनोसेफ की वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो गई है, या फिर कोई केसेस हो जाते हैं, डेथ वगैरह का इशू हो जाता है। ठीक है, और या फिर जैसे कोई भी जैसे अमीकासिन हो गई, अमोक्सिसिलिन हो गई, ये एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनका किसी किसी की बॉडी में रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, या फिर जैसे कोई मल्टीविटामिन इंजेक्शन हो गया या फिर आयरन का कोई भी इंजेक्शन हो गया। ठीक है, तो उन सारे केसेस में अपने को क्या करना है, जैसे अपन कोई टैबलेट दे रहे हैं, टैबलेट भी रिएक्शन कर जाती है, सिरप दे रहे हैं, सिरप भी रिएक्शन कर जाती है, कोई भी ड्रग अपन दे रहे हैं तो पेशेंट को रिएक्शन हो जाती है। तो उस केस में आपको कैसे क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उसके सिम्टम्स के बारे में, कि जब भी पेशेंट को रिएक्शन होती है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स अपने को बॉडी में दिखेंगे। तो अगर जैसे अपन कोई टैबलेट दे रहे हैं या फिर इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसमें स्किन में क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा। तो रैशेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, इचिंग देखने को मिल सकती है, खुजली, रेडनेस उसकी बॉडी पे आ जाती है, स्वेलिंग। तो यहाँ पे अपन जो डायग्राम्स में अपन देखें तो इस प्रकार से आपको पूरी बॉडी पे दाने दाने या फिर जैसे दापड़ टाइप के या दापड़े से जो इनको बोलते हैं, फिर लिप्स पे स्वेलिंग आ जाना, बॉडी में स्वेलिंग आ जाना, ठीक है, रेडनेस पूरी बॉडी में हो जाना, ये सारे स्किन पे अपने को चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंज होंगे। तो पहला है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दूसरा है डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग। ठीक है, जैसे अपन किसी पेशेंट को अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो जब भी इंजेक्शन रिएक्शन करता है ना, तो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है कि भाई पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, उसको सांस लिया नहीं जाता। क्योंकि अगर इंजेक्शन सीधा ब्लड में जाता है और सीधा हार्ट पे मतलब कि हार्ट में जो जब वो ब्लड जाता है तो सीधा रिएक्शन का बहुत जल्दी इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद में देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि नोजिया और वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन। ठीक है, पेशेंट को बेचैनी सी होने लग जाती है, उसको उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जो होते हैं ये अपने को देखने को मिल सकते हैं। जब भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो सबसे पहले उसको हैंड टू हैंड उसको वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, और साथ ही साथ अपन देखें तो उसकी बीपी हैंड टू हैंड क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, जब भी अपन इंजेक्शन का अगर रिएक्शन होता है तो पेशेंट को, तो सबसे पहले अपने को उसकी बीपी चेक करनी पड़ती है कि आखिर उसकी बीपी लो तो नहीं हो रही है ज़्यादा। अगर उसकी बीपी ज़्यादा लो हो रही है तो अपने को फिर उसको हैंड टू हैंड ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो ये सिम्टम की बात करें तो बीपी उसकी बहुत जल्दी लो होने लग जाती है। उसके बाद में बात करते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ज़्यादा सीवियर केस अगर हो गया, पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गई है या फिर उसको ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, मतलब पेशेंट जो होता है बेहोश हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं डिजीनेस, पेशेंट का सर चकराने लगता है, उसको भाई बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट को बहुत बेचैनी सी हो जाती है। ठीक है, पेशेंट को मतलब कि सांस नहीं लिया जाता, उससे उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। जब किसी की रिएक्शन होती है ना, जहाँ काफ़ी क्लिनिक पे हमारे पास मतलब कि काफ़ी पेशेंट आते हैं, काफ़ी को रिएक्शन हो जाती है, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उनको कैसे हैंडल किया जाता है, डॉक्टर्स कैसे हैंडल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी किसी पेशेंट को कोई भी टैबलेट हो, ठीक है, सिरप हो या फिर कोई इंजेक्शन हो, तो उसके रिएक्शन के केस में सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है एविल और डेक्सोना, जिसके अंदर डेक्सामेथासोन होता है और फेनरामाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एविल और डेक्सोना को किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले यूज़ करते हैं, या फिर जैसे कोई रिएक्शन कोई कीड़ा वगैरह काट लेता है या फिर कोई जैसे मधुमक्खी वगैरह डंक मार देती है, तो उस केस में भी इन्हीं दोनों इंजेक्शनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये 2 ml एविल और 2 ml डेक्सोना लेके दोनों को मिक्स किया जाता है। अगर किसी को सीवियर रिएक्शन हो रही है, इंजेक्शन की वजह से अगर रिएक्शन हुई तो उसको हैंड टू हैंड IV रूट के थ्रू दिया जाता है। अगर रिएक्शन थोड़ी हल्की है, ठीक है, तो उसको अपन IM रूट के थ्रू भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इंजेक्शनों को एक साथ मिक्स करके IV रूट के थ्रू दे सकते हैं। और IM अगर आप दे रहे हैं तो 4 ml पेशेंट को देना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो उसको आप दोनों को अलग अलग करके भी IM रूट के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सीवियरिटी के केस में कि कब आपको IV देना है, कब आपको IM देना है, किसी भी रूट से आप उसको दे सकते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, जैसे अपने ये इंजेक्शन लगा देता है ना, तो पेशेंट को हैंड टू हैंड रिलीफ देखने को मिलता है। ठीक है, अगर अपन IV लगाएंगे तो उसको हैंड टू हैंड रिलीफ देखने को मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट को 2-4 मिनट रिलीफ रहता है, उसके बाद में फिर से उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, उसको सांस लेने में ऐसे गले में घुटन जैसी महसूस होने लगती है, सांस में प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि भाई उसको एविल डेक्सोना इतना काम नहीं किया, तो उसके बाद में आपको सेकेंडरी ऑप्शन पे जाना है प्राइमाकोट। प्राइमाकोट एक ब्रांड नेम है जिसके अंदर आता है हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम। अब यहाँ पे प्राइमाकोट क्या है, इथिकल ड्रग है। तो अब मैं बताता हूँ कि रिएक्शन के केस में भाई पेशेंट की
जान का सवाल होता है, तो उसमें आपको हमेशा एथिकल ड्रग ही या फिर एथिकल मेडिसिन जो होती है ना जानी मानी कंपनी, उन्हीं की यूज़ करनी चाहिए। इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्राइमाकोट 100 mg और 200 mg की डोज में आती है, तो आपको हमेशा 200 mg यूज़ करना है। अगर कोई एडल्ट पेशेंट है तो उसको आप 200 mg, ठीक है, 200 mg जो इसमें डिज़ोल्व करके और आईवी रूट के थ्रू आपको हैंड टू हैंड देना है पेशेंट को। अगर सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है, ठीक है, या फिर पूरे शरीर में चीटे से काट रहे हैं, तो वो सारी समस्याओं को सोल्यूशन के लिए आपको एविल्डेक्सोना के जस्ट बाद में हैंड टू हैंड आपको प्राइमाकोट 200 पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू देना है, ताकि इससे क्या होता है कि पेशेंट को 100%, मतलब कि अभी तक मेरे पास मतलब 2-3 साल के कैरियर में कम से कम 20-30 रिएक्शन हो चुके होंगे सीवियर से सीवियर, लेकिन अभी तक प्राइमाकोट जब भी पेशेंट को लगाते हैं उसको 100% रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी पेशेंट को समस्याएं आती है, क्या क्या समस्याएं और आती है, तो उसके बाद में अपन देखते हैं। 3rd नंबर पे आता है इंजेक्शन डेरिफाइलिन। अगर पेशेंट को सांस लेने में ज़्यादा समस्या आ रही है तो अपन को उसको सांस अच्छे से आ सके, उसके लिए अपन डेरिफाइलिन इंजेक्शन लगाते हैं। इसको भी आप आईवी रूट के थ्रू या फिर आईएम रूट के थ्रू दे सकते हैं। अगर पेशेंट को सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको हैंड टू हैंड आईवी रूट के थ्रू देंगे, जिससे पेशेंट को सांस आसानी से आ सके। उसके बाद में 3rd नंबर पे आता है कि पेशेंट को वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो भाई आपको हैंड टू हैंड एमसेट इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर आता है ऑन्डेनसेट्रॉन। ऑन्डेनसेट्रॉन उल्टी को हैंड टू हैंड जैसे आप उसको आईवी रूट लगाएंगे उसको उल्टी आना बंद हो जाती है, ठीक है। पेशेंट को आराम मिलता है, उसकी नोजिया में, डिजीनेस में और उसकी वोमिटिंग की जो समस्या है वो उससे ट्रीट होगी। तो आपको हैंड टू हैंड एमसेट इंजेक्शन जो ऑन्डेनसेट्रॉन आता है उसको भी आपको आईवी रूट के थ्रू ही लगाना है पेशेंट को, अगर किसी इंजेक्शन से रिएक्शन हो रहा है तो उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले आपको एविल्डेक्सोना, फिर उसके बाद में प्राइमाकोट। अगर पेशेंट को ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपको पहले प्राइमाकोट, उसके बाद में आप डेरिफाइलिन लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में आपको अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत आ रही है एमसेट लगा सकते हैं। और अगर पेशेंट की अगर बीपी लो हो रही है, मैंने बताया था कि आपको बीपी हमेशा उसकी चेक करनी है। अगर उसको बीपी अगर ज़्यादा डाउन हो रही है तो उस केस में आपको एनएस तो 1000 ml या फिर 500 ml की जो एनएस होती है ना, उसको आपको हैंड टू हैंड पेशेंट को लगाना है और उसको आपको स्पीड से चलाना है, फुल स्पीड पे आप उसको चलाना है, ताकि उसकी बॉडी का जो बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो हैंड टू हैंड इंक्रीज हो और पेशेंट को आराम मिले। क्योंकि ज़्यादा लो बीपी आने से भी पेशेंट अनकॉन्शियसनेस उसके अंदर आने लगती है, पेशेंट बेहोश होने लगता है। तो अपन जैसे उसको एनएस फुल स्पीड में चलाएंगे तो उसकी बीपी जैसे ही राइज होगी पेशेंट नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस केस में आपको मतलब कि NS 500 ml जो होता है या फिर NS 1000 ml जो होता है उसका भी यूज़ करना पड़ सकता है। और फाइनली अपन बात करेंगे भाई पेशेंट को अगर इतने सबसे आराम नहीं मिल रहा है, फिर भी पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो गई है, अनकॉन्शियसनेस हो गया, पेशेंट को बेहोश हो गई है, भाई पेशेंट को मतलब कि फाइनल टर्म में डॉक्टर जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं। तो फाइनल में जो इंजेक्शन आता है लाइफ सेविंग इंजेक्शन जिसको बोलते हैं वो है एड्रीनलिन, ठीक है। एड्रीनलिन जो इंजेक्शन होता है वो 1 mg का इंजेक्शन आता है, ठीक है। इसका अपने को क्या करना है, 1 ml का जो एम्प्यूल होता है, ठीक है, 1 ml का जो एम्प्यूल होता है वो पेशेंट को आईएम रूट के थ्रू दिया जाता है हैंड टू हैंड। अगर जैसे प्राइमाकोट से भी अगर बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि उसको प्राइमाकोट से आराम नहीं मिल रहा तो उस केस में क्या होता है, उसको एड्रेनलिन दिया जाता है। एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाते ही पेशेंट को क्या होता है कि उसकी सांस लेने में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका जो हार्ट जो मतलब कि रिएक्शन से अगर उसको डेथ होने वाली है तो हार्ट वहाँ पे काम करना बंद करेगा, तो उसको हार्ट को स्टिमुलेट करती है, बीपी को स्टिमुलेट करती है, पेशेंट को सांस लेने में उसको आसानी होगी, ठीक है, ब्रोंकोडाइलेट करती है। तो यहाँ पे एड्रेनलिन को लाइफ को सेव करने के रूप में उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 0.5 mg एक बार में दिया जाता है और फिर पेशेंट को 10 मिनट तक वेट करते हैं कि भाई पेशेंट के अंदर क्या रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर पेशेंट को मतलब कि प्रॉब्लम अभी भी है तो उसको 10 मिनट बाद में फिर से 0.5 mg उसको लगाया जाता है। ऐसे ऐसे करके 10 मिनट के अंतराल पे पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है। और अगर आपको कभी भी एड्रेनलिन की नौबत आती है, क्लिनिक पर अगर आपको नौबत आ रही है तो आप उसको एड्रेनलिन लगाते हुए उसको तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल रेफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हॉस्पिटल में ही वो प्रोवाइड हो सकता है। तो एड्रेनलिन लगा मतलब 10 मिनट के अंतराल पे उसको एड्रेनलिन देना है और उसको हैंड टू हैंड आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, तभी पेशेंट को बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, बहुत ही रेयर केसेस में अगर पेशेंट मतलब कि वो इंजेक्शन लगाए घर चला गया, फिर वो अगर ज़्यादा लेट हो जाता है उस केस में ही इतनी प्रॉब्लम आती है, वरना प्राइमाकोट 200 देने से पेशेंट क्या होता है वो ठीक हो जाता है। तो एड्रेनलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है जिसको फाइनली यूज़ किया जाता है पेशेंट को वेंटिलेशन पर, उसको ऑक्सीजन सप्लाई मतलब कि ऑक्सीजन हेल्प देनी पड़ सकती है और एड्रेनलिन को आईएम रूट के थ्रू पेशेंट को लगाया जाता है। इसको ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ वो प्राइमाकोट से ठीक हो जाता है। मेरे केसेस में मैंने अभी तक एड्रेनलिन को यूज़ करना नहीं पड़ा है, पेशेंट प्राइमाकोट से ठीक हो जाता है, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, बाकी जो है ये प्रोसीजर यही होता है कि एड्रेनलिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इतना जो होता है
कि पेशेंट को जब भी रिएक्शन करता है तो अपने को इस प्रकार से उसको ट्रीट करना होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि पेशेंट को रिएक्शन होने से कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, कि अब भाई अब ड्रग तो देना ही है पेशेंट को, ठीक है, ड्रग तो देनी पड़ेगी पेशेंट को बीमारी को ठीक करने के लिए, अपने को इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है कि मैं कई बार बोलता हूँ कि आपको AST परफॉर्म करना है। AST कैसे करना है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, जो ये डायग्राम है इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं 0.5 ml ड्रग लेकर के और उसको क्या करता है इंट्राडर्मल उसको दिया जाता है, स्किन के जस्ट नीचे उसको दिया जाता है और यहाँ पे एक स्पॉट बना के इसको गोला मार दिया जाता है। यहाँ पे टाइम लिख देते हैं जैसे 1 बज के और अभी मान लेते हैं 10 मिनट हो गई, तो अगली 10 से और 15 मिनट तक, मतलब उसको रूल तो ये होता है कि उसको आधे घंटे तक अपन छोड़ देते हैं। तो जब आप देखेंगे तो अगली 10 मिनट तक आपको इसको इंस्पेक्ट करना है कि यहाँ पे अगर जैसे कोई रेडनेस आ गई हो, पेशेंट को खुजली आ रही हो, नोजिया वोमिटिंग जैसी अगर कोई कंडीशन आ रही है तो आपको पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लगाना है। उसको अगर रिएक्शन होगा तो यहाँ पे रेडनेस सी आ जाएगी, खुजली हो सकती है, उसको चींटियाँ सी काट सकती हैं, यहाँ पे दापड़े से बन जाएंगे, निशान से जैसे एलर्जी होती है ना, वो सारे सिम्टम्स आप लोगों को इस छोटे से एरिया में देखने में मिल जाती है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या होता है कि उसको इंजेक्शन देने से बचाया जा सकता है। ठीक है, अपने को पता लगाया जा सकता है कि भाई ये इंजेक्शन जो है पेशेंट को रिएक्शन करेगा, तो वहाँ पे अपने को रिएक्शन वाली सिचुएशन से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई भी इंजेक्शन हो, ठीक है, या अगर आप कोई आयरन का इंजेक्शन दे रहे हैं, मल्टीविटामिन दे रहे हैं या फिर कोई भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो आप उस प्रकार से उसकी पहले AST करेंगे, उसके बाद में पेशेंट को देना है ताकि अपन रिएक्शन के केस से बच सकें। ठीक है, तो इतना इलाज पेशेंट को दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि जो दवा या जो भी इंजेक्शन अपन देते हैं, टैबलेट अपन देते हैं, कोई सिरप अपन देते हैं, कोई भी ड्रग अपन दे रहे हैं, उससे अगर कोई रिएक्शन हो जाता है तो उसका स्टेप बाय स्टेप इलाज के बारे में जो अपन ने आज बात करी है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो हमें कमेंट में बताएं, एक लाइक करें और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच सके हैं तो कृपया एक सब्सक्राइब दें ताकि उससे हमें एप्रिशिएशन मिलता है और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। अगर आपकी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।